गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 7। डेट है हमारी 11 अगस्त। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से व्यापार से साम्राज्य तक। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। आज हम देखते हैं क्या टॉपिक आया है। उप विषय हमारा कंपनी का फैलता शासन। किस तरह से कंपनी ने अपना शासन फैलाया। स्टार्टिंग में आरंभिक काल मतलब स्टार्टिंग में बक्सर की लड़ाई। पहले हुई प्लासी की लड़ाई 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई क्योंकि उसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उसने उसको धोखा दे दिया और वो मारा गया। फिर मीर जाफ़र को बना दिया गया बंगाल का नवाब, जो कि कठपुतली बन गया, लेकिन उसने अच्छे से शासन नहीं किया। फिर मीर कासिम को बनाया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम के साथ भी युद्ध कर लिया और लास्ट में मीर कासिम को ही बना दिया और उसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। ये था हमारी पिछली वर्कशीट में। आज बक्सर की लड़ाई देख लेते हैं। 1764 ईस्वी में हुई बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए गए। जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा सफल हो गई। उसने क्या किया, जो भारतीय रियासतें थी उसमें अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए, जो या तो राजनीतिक होते थे या व्यावसायिक होते थे, मतलब बिजनेस के मामले में होते थे या राजनीति के मामले में एक्टिव होते थे, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है रेजिडेंट होते क्या हैं। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। जो रेजिडेंट थे वो क्या करते थे, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे। राजा, अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि वो भारत को पूरी तरह से अपने अधीन कर लें। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि सौंप दी। सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। सहायक संधि कैसी संधि थी? जिसमें कंपनी की कुछ शर्तें होती थी, जो रियासत इन शर्तों को मान लेती थी तो उनके पास अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यहाँ पर बार बार कंपनी कहकर संबोधित किया जा रहा है, कंपनी ही अपनी सेनाएं उस रियासत में रखती थी। जिसका खर्चा कौन उठाता था? वहाँ का राजा। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। सेना उनकी, लेकिन खर्चा कौन उठाता था? वहाँ का शासक। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर जो सेनाएं रखी जाती थी, अगर उसको तनख्वाह देने में चूक गए राजा, तो जुर्माने के तौर पर उसका कोई भी इलाका हड़प लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। अवध के नवाब को अपना आधा इलाका अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सहायक सेना रखने की जो रकम थी वो अदा करने में वो विफल हो गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो सहायक संधि में अंग्रेज़ जो है एक सेना राजाओं को हिफाजत के लिए देते थे, जिसका रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती थी? राजा की होती थी। वो उसको तनख्वाह देते थे, और अगर राजा तनख्वाह देने में नाकामयाब हो गए तो जो कंपनी थी वो उनका आधा इलाका हथिया लेती थी। कौन कौन इससे प्रभावित हुए? सबसे पहले अवध के नवाब हुए, उसके बाद हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। उसके बाद सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम दो निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष सैनिक टकराव मतलब लड़ाई कर लेना, राजाओं के साथ, भारतीय राजाओं के साथ या रियासतों के शासकों के साथ लड़ाई का रास्ता अपनाया। सबसे पहला है मैसूर का टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था बहुत ही शक्तिशाली मराठा शासक था। हैदर अली उसका पिता था। 1761 से 1782 तक हैदर अली का शासन रहा। फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान का शासन रहा 1782 से
1799 में इनकी मृत्यु हो गई। अंतिम युद्ध लड़ रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मालाबार तट पर जो व्यापार होता था उसका नियंत्रण था मैसूर रियासत के पास, हैदर अली के पास, और वहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तीनों ही मसाले हैं, 2 मसाले हैं, एक चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी होती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस व्यापार को रोक दिया, जिससे क्या हुआ, लड़ाई। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। स्थानीय सौदागर मतलब वहाँ के जो व्यापारी थे, उनको भी टीपू सुल्तान ने रोक दिया कि वो कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ मतलब मतभेद उत्पन्न हो गए, तो उसने फ्रांसीसी जो व्यापारी थे, फ्रांस के जो व्यापारी व्यापार करने आए थे, उनके साथ मित्रता कर ली और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मतलब आधुनिक अस्त्र शस्त्र हथियार अपनी सेना में लेकर आया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आगू बढ़ा हो गए। अब सुल्तान इतने सारे काम किए तो अंग्रेज़ों को तो गुस्सा होना ही था, तो वो गुस्सा हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई, 2 बार हैदर अली के साथ और 2 बार टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, 1767 से 1769, 1780 से 1784। ये 1780 वाली जो लड़ाई हुई थी उसमें 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। तो फिर इस लड़ाई में को किसने संभाला, टीपू सुल्तान ने। 1782 ईस्वी में 1784 तक होता रहा, फिर 1790 से 1792 तक हुआ और फिर 1799 हुआ, जिस लड़ाई में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। श्रीरंगपट्टम की जंग हुई। ये 1799 का जो युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टम नाम की जगह पर हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। पुराना राजवंश था, उनको ही इसका शासन मिल गया और साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। फिर क्या हुआ, मैसूर पर भी सहायक संधि थोप गई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कंपनी ने अपनी सेनाएँ मैसूर में स्थापित कर दी, जिसका खर्चा किसको उठाना था, वोडिया राजवंश को। उसके बाद हुई मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई, जिसमें हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 की लड़ाई में जो पानीपत में हुई थी, इस लड़ाई में जो मराठे थे उनकी हार हो गई और हारने के बाद क्या हुआ, जो उन्होंने सपना देखा था कि वे दिल्ली से देश का शासन चलाएंगे, वो सपना टूट गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा कौन होता है, सर्वोच्च मंत्री, जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उसको पेशवा कहते थे, के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। ये सारे जो थे इसके सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। जो पेशवा होता था इनका हेड होता था और पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीति में भी निपुण थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लगातार कई युद्ध हुए। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंतिम जो लड़ाई थी उसमें जो मराठा थे उन्होंने घुटने टेक दिए। पहला युद्ध 1782 में, इसके बाद इस लड़ाई के बाद और लड़ाइयाँ हुई और भी कई लड़ाइयाँ हुई। पहले युद्ध 1782 में हुआ, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। एक संधि हुई थी सालबाई संधि, उसके बाद ये खत्म हुआ। संधि होती है कि कुछ शर्तें होती है जो दोनों ही पक्षों को माननी होती हैं, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805। कई मोर्चों पर लड़ा, कई जगह पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। यहाँ पर अंग्रेज जीत गए और ये एरिया उनके कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। तीसरी यहाँ पर पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वहाँ पर हार गए मराठा। फिर एक साथ आए थे मराठा, तो 1817 से 1819 की लड़ाई में फिर हार गए।
पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। जो पेशवा था, जो सर्वोच्च मंत्री था, उसको पुणे से हटा दिया गया और कानपुर के पास बिठूर में एक जगह है, वहाँ पर उनको भेज दिया और पेंशन पर रख दिया कि तुम्हें पेंशन दी जाएगी, तुम आराम करो। अब विंध्य के दक्षिण में से पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इससे क्या हुआ कि मैसूर और मराठों के साथ लड़ाई में अंग्रेजों ने पूरी तरह से दक्षिण के भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? किस प्रकार शासित था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपना अधीन किया? ये चारों क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे।